हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। कल डिस्कशन में हम लोगों ने जो मेजर पार्ट है उसको डिस्कस किया था। डिफरेंट कमेटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन सी कमेटीज़ थी। जैसे हम लोगों ने बलवंत राय मेहता कमेटी को डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट द अशोक मेहता कमेटी। वी डिस्कस्ड अबाउट एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमेटीज़ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में याद रखना है, इन्होंने 3 टायर सिस्टम को प्रपोज किया। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम प्रपोज किया। एल.एम. सिंघवी कमेटी की खासियत थी कि इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की। तो ये सारी जो कमेटीज़ के स्पेशल प्रोविजंस हैं, एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है ना। हो चूँकि पंचायती राज सिस्टम की यदि हम बात करें, ये हमारे संविधान के पार्ट 9 में है। तो 2 पार्ट हैं, पार्ट 9 और पार्ट 9A। अब देखिए, यदि हम पार्ट 9 की बात करें, ये ग्रामीण पंचायत की बात करता है। दिस टॉक्स अबाउट द रूरल पंचायती राज सिस्टम। पार्ट 9A की बात करें, दैट टॉक्स अबाउट द अर्बन पंचायती राज सिस्टम। तो पार्ट 9 में जो आर्टिकल 243 है, उसमें कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं। अब देखिए, ये पार्ट 9 में कई सारे आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 243 से शुरू करिए। 243 का जो ए है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसका आर्टिकल ही है। और 243A से चलते हुए 243O 243O तक जाता है। ये डिस्कस है पूरा का पूरा इसमें ग्रामीण पंचायत के बारे में। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं जो कभी कभी एग्जाम पूछे गए, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 243A कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 243A क्या है। तो 243A की बात करें, हम वही आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पूछे गए हैं। ये ग्राम सभा के बारे में बात करता है। दिस टॉक्स अबाउट द ग्राम सभा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ग्राम सभा कौन सा आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो आप बताएंगे आर्टिकल 243A में ग्राम सभा डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 243B की बात करें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। तो ये डिस्कस करता है पंचायतों के गठन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। अब पंचायतों का गठन कैसा किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, सच काइंड ऑफ थिंग्स हैड बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है। इवनली आर्टिकल 243C, ये भी पंचायतों से जुड़ा हुआ है। तो पंचायतों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, संरचना कैसे होगी, तो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है कि पंचायतों में कौन क्या होगा। दिस इज डिस्कस्ड ओवर हियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत के बारे में, पंचायतों की संरचना के बारे में आर्टिकल 243C में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 243D की बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, चूँकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो रिजर्वेशन प्रोविजंस हैड बीन डिस्कस्ड कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, वुमेन्स को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। सच काइंड ऑफ रिजर्वेशन प्रोविजन हैड बीन डिस्कस्ड इन आर्टिकल 243D। इसको आप लोग याद रखिए। बाकी पंचायतों कार्यकाल की बात करें, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 243G। आर्टिकल 243G आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 243G, इसमें पंचायतों की जो शक्तियां हैं, पावर ऑफ पंचायत हैं, या फर्दर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो यहाँ पे पावर ऑफ पंचायत के डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे साथ में ड्यूटीज़ भी डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पे जो 29 आइटम्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने डिस्कस किया था पंचायती राज सिस्टम में जो ग्रामीण पंचायत है उसमें 29 आइटम होते हैं, जो शहरी पंचायत है उसमें 18 आइटम्स हैं। तो ये जो 29 आइटम है वो यहीं पर डिस्कस किए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन है जो इनके बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वन। आर्टिकल 243A ग्राम सभा की बात करता है, 243B फॉर्मेशन ऑफ पंचायत की बात करता है, 243 स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत की बात करता है, 243D रिजर्वेशन की जो प्रोविजन को डिस्कस करेगा। और आर्टिकल 243G जो है ये पावर ऑफ पंचायत की बात कर देगा, साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिस्कस करेगा। दैट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 243G। और याद रहे इसमें कुल मिला के 29 आइटम है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। ऑलराइट, नाउ देयर आर सम अदर द थिंग्स लाइक दैट। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि
ये कुछ आर्टिकल हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पंचायती राज सिस्टम की यदि हम बात करें डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे जो पंचायती राज अधिनियम है, देखिए पहले छत्तीसगढ़ वॉज द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में लाया गया था। उससे ही बेसिकली पंचायती राज सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो इसे बोल सकते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट। और ये मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब लाया गया? 1993 में। हालांकि यह एक्ट 1993 का बोला जाता है क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था जिसने बेसिकली पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनने के बाद, मिलने के बाद में सबसे पहले अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन ये मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसको पास बाद में किया था। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति मिली थी, मतलब 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पास किया गया। उसके बाद में 24 जनवरी 1994 को जाकर राज्यपाल की परमिशन मिली, है ना। नोटिफाई उसके बाद में किया गया, बड़ा ऑब्वियस बात है। तो पास्ड बाई लेजिस्लेचर, एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा भी गया इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पास्ड बाई लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इसको 1994 में पास किया है, 1994 में। सेकेंड थिंग इज दैट 24 जनवरी 1994 को यहाँ पर राज्यपाल की परमिशन मिली है। 24 जनवरी 1994 गवर्नर की यहाँ पे क्या मिला है? एसेंट इसे बोलते हैं, गवर्नर एसेंट, गवर्नर पे अपॉइंट कर दिया। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में जो राजपत्र है उसे प्रकाशित किया गया, नोटिफाई किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक प्रोसेस था जिसको हम लोगों ने देखा। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन अलग से हुआ है तो वहाँ पर देखा जाए तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ, तो तुरंत नोटिफाई तो नहीं किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है उसमें 2001 में जाकर पब्लिश हुआ है, जून 2001 में। चूँकि स्टार्टिंग में तो तुरंत ऐसे जिला पंचायतों गठन अलग से तुरंत नहीं करते या तुरंत इलेक्शन नहीं करते, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट नीडेड। बट यस, उसके बाद में जून 2001 को फाइनली नोटिफाई किया गया है। तो ये बल्कि आप याद रखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो राजपत्र है, यदि आप छत्तीसगढ़ राजपत्र की बात करें, छत्तीसगढ़ गैजेट की बात करें, है ना, छत्तीसगढ़ गैजेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ गैजेट में जो प्रकाशित हुआ वो प्रकाशित हुआ है यहाँ पर 18 जून 2001 को। ऑलराइट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है वही छत्तीसगढ़ में प्रभावशील है, उसका नाम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कर दिया गया है ना। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायतें हैं, पंचायतों में जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का फॉर्मेशन आर्टिकल 243A में किया गया है। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें और डिस्कस की जाती हैं, जैसे कि हालांकि स्टार्टिंग के डिस्कशन में आप लोगों से कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सम ऑफ द टर्म विच हैड बीन यूज्ड इन द पंचायती राज सिस्टम, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम सभा है या जिला पंचायत है या जनपद पंचायत है, जो भी है, तो यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कोरम। ये ना सिर्फ पंचायत में बल्कि ये वैसे देखा है तो ये विधानसभा और लोकसभा में भी यूज़ किया जाता है टर्म कोरम। कोरम को हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति, ठीक है। अब यहाँ पे कोरम कितना होता है, यदि हम बात करें कोरम में कितने मेंबर होने चाहिए, तो यहाँ पर 1/10 मेंबर होने ज़रूरी है। कोरम कितना होता है? 1/10 मेंबर का होता है। मतलब यदि ग्राम सभा की मीटिंग हुई है तो वहाँ पर 1/10 मेंबर को वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। यदि ये प्रेजेंट नहीं होते तो वहाँ पर जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
कि वो इसको इस सुनवाई को ना करें। और इसमें भी 1/10 मेंबर में बोला गया है कि 1/3 वुमेन होना जरूरी है। मतलब कम से कम 1/10 मेंबर होने चाहिए वहां पर प्रेजेंट, उसमें भी कम से कम 1/3 वुमेन होना जरूरी है। दैट्स द कंडीशन विच इज मेंशन्ड ओवर हियर। ऑलराइट, अब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस की गई हैं कि ग्राम पंचायत का यदि ग्राम सभा का सम्मेलन होता है तो वहाँ पे जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, यदि हम ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा की कभी मीटिंग होती है तो वहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? यहाँ पे जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा वो सरपंच होगा। तो ग्राम सभा में जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, प्रेजाइडिंग कौन करेगा? सरपंच करेंगे, सरपंच। इसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें, ये दोनों प्रेजेंट नहीं हैं, सरपंच नहीं है प्रेजेंट, तो वहाँ पे जो उप सरपंच हैं वो रहेंगे, उप सरपंच। उप सरपंच यहाँ प्रेजाइड करेंगे। यदि ये भी नहीं है तो ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं वो प्रेजाइड करेंगे। तो ये बेसिकली क्रोनोलॉजी बनाई गई है जिसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गई है। प्रेजाइड करने में यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर सरपंच होंगे, उप सरपंच यहाँ पे उनके अनुपस्थित में प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे। सेक्रेटरी तो बेसिकली ये एक इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, तो सरपंच सेक्रेटरी यहाँ पर प्रेजाइड करने का मतलब ही नहीं बनता है। सेक्रेटरी इज अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उनकी अनुपस्थित में दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे उप सरपंच की अनुपस्थित में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो मेंबर हैं वहाँ पर वो अपने बीच में से एक का इलेक्ट करेंगे और वो इलेक्शन होके प्रॉपर तरीके से किसको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाए वो आपस में डिसाइड करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट, एक और डिस्कस किया जाता है कि मीटिंग कितनी फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। जैसे हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो हमारे देश में जो लोकसभा है या राज्यसभा है, विधानसभा है, उसकी मीटिंग एक साल में कितनी होनी चाहिए, है ना। इस चीज़ को टर्म को आपने सुना होगा। वैसे ही यहाँ पर पंचायत के लिए भी मीटिंग का फिक्स किया हुआ है, कितने सेशंस होने चाहिए। तो वंस इन ईच 3 मंथ, हर एक 3 महीने में कम से कम एक मीटिंग होना जरूरी है। मतलब 6 टाइम्स इन अ ईयर। अभी जो कन्वेंशन चल रहा है उसमें 6 साल में 6 बार जो है मीटिंग एज ऑफ नाउ होती है। ये मिनिमम की बात की गई है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे देश में चल रहा है उसके बारे में देखें तो 6 टाइम्स इन ईयर चल रहा है। जैसे सेशन की बात करें, एज ऑफ नाउ हमारे देश में मिनिमम के लिए बोला गया है कम से कम 2 सेशन होने चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ 3 सेशन चल रहे हैं। बजट सेशन हो गया, मानसून हो गया, फिर विंटर सेशन हो गया, है ना। तो इस समय 6 टाइम्स चल रहा है इस समय। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पूरा टाइम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट है, हालांकि ये टाइम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी याद रखिएगा 23 जनवरी को पहली मीटिंग होती है। 23 जनवरी साल की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर इसके बाद में 14 अप्रैल, जनवरी के बाद में अप्रैल आ गया, 14 अप्रैल। इस तरह से हम लोगों ने अभी डिवीज़न कर रखा है अपने गैजेट में। फिर इसके बाद 28 अगस्त है, 20 अगस्त को फिर हम लोग मिलते हैं। 20 अगस्त के बाद अक्टूबर में मिलते हैं, फिर 2 अक्टूबर का टाइम दे रखा है। फिर इसके बाद जून में, तो जून का कोई फिक्स नहीं है। अप्रैल के बाद हालांकि जून का नाम आता है, जून में कोई फिक्स नहीं है। और इवेंटली नवंबर में कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन यस जो भी सजेस्ट किया जाएगा उसके हिसाब से रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 6 टाइम्स इन अ ईयर ये सिस्टम बना रखा है।
ऑलराइट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि सम्मेलन पहले कराना है, मीटिंग पहले करानी है तो आप पहले भी करा सकते हैं, अनटिल लेस 1/3 जो मेंबर हैं वो एग्री होने चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और साथ में यदि 30 दिन का नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। नाउ इसके अलावा देखें तो बहुत सारे, हालांकि जो फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, लेकिन देर आर सम द फैक्ट्स विच इज़ लिटली मोर इम्पॉर्टेंट। कोरम का टर्म अक्सर पूछा आता है एग्जाम में, कोरम का टर्म आप लोग जरूर याद रखेंगे, दिस इज क्वाइटली इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। नौ इसके बाद हम पंचायतों के गठन की बात करें तो पंचायतों गठन में कई सारे टर्म इस्तेमाल किए आते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करें तो ग्राम पंचायत से हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत की यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होती है, उसमें यदि हम समझें तो ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड्स हो सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों से पहले डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग कह सकते हैं एक जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वो रफली 1000 पॉपुलेशन के लिए होता है। एक ग्राम पंचायत में जो रफली आबादी होती है वो 1000 आबादी के लिए होती है। ग्राम पंचायत में यदि मेंबर की बात करें तो 10 से 20 वार्ड होते हैं, 10 से 20 मेंबर यहाँ पे होते हैं। ये टर्म भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पॉपुलेशन कितना होना चाहिए इसको हमने डिस्कस नहीं किया, तो थोड़ा आप याद रखें, लगभग 1000 आबादी के लिए होता है। वहीं पे यदि आप जनपद पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत सेकेंड टायर का होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है। तो जनपद पंचायत में वार्ड की संख्या की बात करें, यहाँ पे वार्ड भी थोड़े बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू ग्राम पंचायत। देयर आर मोर वार्ड्स ओवर हियर। तो कितने वार्ड होते हैं यहाँ पे? 10 से 25 वार्ड्स हो सकते हैं, 10 से 25 वार्ड होते हैं। और याद रहे प्रत्येक जनपद पंचायत का जो गठन है उसमें जो आबादी है, एक जनपद पंचायत जो अध्यक्ष बनता है वो रफली 50,000 पॉपुलेशन होती है। 50,000 आबादी के लिए एक जनपद पंचायत अध्यक्ष का गठन यूजुअली होता है। लेकिन वहीं पे यदि आप मेंबर की बात करें, एक मेंबर जो जनपद पंचायत का एक वार्ड का हो गया, मेंबर का हो गया आप, तो एक मेंबर का जो इलेक्शन होता है यूजुअली कम से कम 5000 आबादी होनी चाहिए। कम से कम 5000 आबादी के लिए मेंबर का जो इलेक्शन होगा, तो 5000 आबादी को लगभग जनपद पंचायत सदस्य रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर होता है, ठीक है। नौ इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा कोई विधायक हैं तो वहाँ पे उन्हें बेसिकली जनपद पंचायत का वो एज ए देखा जाए तो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी उनको नॉमिनेट किया जाता है ना, यदि आपके क्षेत्र में यदि पड़ता है तो, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत एक और बड़ा टर्म होता है, दैट इज द टॉप लेवल, टॉप टायर सिस्टम। टायर सिस्टम में सबसे शीर्ष पे होता है, सबसे टॉप में होता है। जिला पंचायत में वार्डों की संख्या मतलब मेंबर की संख्या यूजुअली ज़्यादा होती है, दैट इज 10 to 35, 10 से 35 मेंबर हो सकते हैं इसमें जिला पंचायत में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ जिला पंचायत की जिला पंचायत की साइज कितनी बड़ी है। एज ऑफ नो हमारे यहाँ जो जिला पंचायत हैं, अब उनकी साइज तो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उस पर डिपेंड करती है। लेकिन यस, जो मेंबर है, मेंबर की जो आबादी है कितनी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, तो कम से कम 50,000 आबादी को, 50,000 पॉपुलेशन को एक मेंबर रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिला पंचायत इज सच ए बिग बॉडी। जिला पंचायत का जो सदस्य होता है वो काफ़ी बड़ी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, कि थोड़ा आप याद रखें। एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ जिला पंचायत, जितना बड़ा जिला होगा उसके हिसाब से बेसिकली वहाँ पर साइज होगी, बड़ा बेस बात है।
तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको और भी याद रखना है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो वो तो ऑब्वियस बात है, 10 जो इलेक्शन होता है उनका वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। लेकिन जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत के नामी सदस्य होते हैं, मतलब 10 लाइक एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में काम करते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और प्रोविज़न है जो डिस्कस किया जाता है हमारे पंचायती राज सिस्टम में। यदि रिजर्वेशन की प्रोविज़न की बात करें जो कि आर्टिकल 243D में डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पे ये टर्म लिटरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SC ST की जो आबादी है, हमारे संविधान में प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि जो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही SC और ST का रिजर्वेशन किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, देखिए आपको याद रखना है रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस हैं ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखे हुए हैं। तो पहली बात याद रखना है, ये आर्टिकल 243D में जो रिजर्वेशन प्रोविजंस है उसको मेंशन किया गया है। एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट दिस वन कि SC ST का जो रिजर्वेशन है, SC और ST रिजर्वेशन पॉपुलेशन के आधार पर होता है। जितनी आपकी संख्या भारी उसके हिसाब से आपकी भागीदारी, दैट्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बेसिस पे रिजर्वेशन सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है SC ST का। ऑलराइट। इसके अलावा यहां पर एक और याद रखना है कि इसमें OBC वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान बेसिकली अमेंडमेंट जो हमारा 73rd अमेंडमेंट किया गया था वहां पर प्रॉपर प्रोविजन नहीं है। राज्यों का अपना एक अलग प्रोविजन होता है। ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि यदि किसी भी ग्राम पंचायत में SC और ST का रिजर्वेशन 50% या 50% से कम है तो वहां पे 25% रिजर्वेशन OBC को दिया सकता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जहां पर रिजर्वेशन SC और ST का 50% से कम है ना, कुछ ऐसे जिला पंचायत होंगे, जनपद पंचायत होंगे, वेयर SC ST रिजर्वेशन इज लेस देन 50%, is less than 50%, वहां पर OBC को आप 25% रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये एक प्रोविजन लिखा गया है। अब इसमें देखें तो ये प्रोविजन ऐसे हमारे चार्टर में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर काफ़ी डिस्प्यूट भी आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें यह था कि SC ST OBC सबका कंबाइंड रिजर्वेशन 50% क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन पंचायती राज सिस्टम में यहाँ पे डिस्प्यूट है, बिकॉज यहाँ पर देखा जाए तो पंचायती राज सिस्टम में OBC का जो प्रोविजन है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। एनीवे दैट्स थिंग एक्चुअली। तो OBC का जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो वुमेन रिजर्वेशन आप जरूर याद रखिए, वुमेन रिजर्वेशन हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, स्ट्रेट 50% है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहां पर वुमेन रिजर्वेशन कितना है, दैट इज बेसिकली 50%। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे। ऑलराइट। पंचायत कार्यकाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 5 साल होता है, और यदि पंचायत उसके पहले भंग हो जाती है, तो कोई डेथ हो जाती है, कुछ भी रीज़न होता है, तो उस कंडीशन में 6 महीने के भीतर भीतर आपको इलेक्शन कराना जरूरी है। ऑलराइट। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको याद रखनी होगी, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की एज होती है, इलेक्शन में खड़ा होने की जो एज है
क्वालिफिकेशन जो एज है, क्वालिफिकेशन एज वो कितना है, वो है 21 ईयर्स। यदि आप 21 साल के हैं तो आप पंच का इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन या पंचायती राज सिस्टम में कोई भी इलेक्शन आप 21 वर्ष के यदि आप हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऑलराइट, जिला पंचायत सदस्य बन सकते हैं, जनपद पंचायत सदस्य बन सकते हैं, एनीथिंग यू कैन बिकम। तो ये टर्म थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ टर्म्स और भी लिखे गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन में कि यदि इन केस आपने 6 माह तक की आपको सज़ा मिल गई है तो उस कंडीशन में अगले 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन की और भी क्राइटेरियाज लिखी गई हैं, लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता है। लेकिन येस, 21 ईयर्स जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की एज होती है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पर एक प्रोविज़न और ऐड किया गया था बाद में कि यदि आप लिटरेट नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 30 वर्ष से ऊपर के हैं, 30 वर्ष के ऊपर हैं तो आप इलिटरेट हैं तो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन 30 वर्ष के कम के हैं तो आप उस कंडीशन में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न ऐड किए गए थे। एनीवे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था उसके बारे में, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर एक रहता है जो टर्म डिस्कस किया था, दैट्स पावर ऑफ पंचायत। पावर ऑफ पंचायत, पंचायत के पास क्या शक्तियां होती हैं, ये प्रोविजन आपके आर्टिकल 243G में डिस्कस किया गया है। शक्तियों को डिस्कस किया गया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो एक तो डिस्कस किया गया है सैनिटेशन, सफाई मेंटेन करना, साफ सुथरा रखना पंचायत को, ये बेसिकली पंचायत के अंडर में होता है। द सेकेंड थिंग इज दैट जो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ और डेथ के जो रिकॉर्ड्स हैं, बर्थ और डेथ इन दोनों के, एवली मैरिज का भी, किसी की शादी हो रही है तो मैरिज, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो पावर होता है वो किसके पास में होता है, दैट कम्स अंडर द पंचायत। ऑलराइट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। हालांकि प्रोविजन और बहुत सारे हैं, लेकिन दिए सम द इम्पॉर्टेंट वन जिसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी लिखने के लिए हैं, जैसे कि जो कुछ महत्वपूर्ण और भी ऐसे गांव के वार्ड हैं तो वहाँ पर जो नालियाँ हैं उसको साफ करवाना, या जो आवारा पशु हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करना, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट वन। ये चीज़ के अंडर में आता है, ये पंचायत के अंडर में आता है और ये ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। पावर ऑफ ग्राम पंचायत, ये हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मतलब जो सरपंच होते हैं उनके बेसिकली अंडर में ये चीज़ें आती हैं, जिसको आप लोग याद रखें। जनपद पंचायत के अंडर में क्या आएगा, जनपद पंचायत के अंडर में और भी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे जो सोशल फॉरेस्ट्री है या इसके अलावा जो कुटीर उद्योग वगैरह है, ये सारी चीज़ें इनके अंडर में आ जाएगी। तो यहाँ पे दायरा थोड़ी बढ़ जाता है। एनीवे इतना डिस्कस डिटेल में नहीं किया था एग्जाम में, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण टर्म है जो डिस्कस किया जाता है वित्त आयोग के बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का नाम जरूर आप याद रखेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन। हालांकि स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों से शुरुआती क्लास में डिस्कस किया था, उसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे जल्दी से। सो लेट मी रिकॉल दिस वन टू यू, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन, लुक एट हियर। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे, अच्छा इसमें डिस्कस नहीं किया, ओके फाइन। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो हमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था और प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो याद रखिए 243 कौन से प्रोविजन में लिखा है, दो है 243I और दूसरा है 243Y। 243I जो है ये ग्रामीण पंचायत की है, 243Y जो है शहरी पंचायत की है, दोनों अलग अलग प्रोविजंस हैं। अपॉइंटेड बाई, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाई गवर्नर।
इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं। एक तो ये आपको याद रखना है, दैट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट कि फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? उनका नाम है टी.एस. सिंहदेव। क्या नाम था? टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। सेकेंड की बात करें, क्योंकि ज़्यादा है नहीं इसलिए डिस्कस कर सकते हैं, ये हैं अजय चंद्राकर। अजय चंद्राकर वाज द सेकेंड फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। एंड द थर्ड फाइनेंस कमीशन चेयरमैन वाज चंद्रशेखर साहू। चंद्रशेखर साहू। एंड फोर्थ वन इज, चौथे का नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो प्रेजेंट टाइम में है, इनका अपॉइंटमेंट बेसिकली 2021 में किया गया था। 2021 का जो जुलाई का टाइम है उस समय किया गया था, इसलिए राइट नाउ ही इज वर्किंग। और ये नाम है सर जी.एस. मिंज। सर जी.एस. मिंज। सर जी.एस. मिंज की बात करें, ही हैड बीन द आई.ए.एस. ऑफिसर, रिटायर्ड आई.ए.एस. ऑफिसर आप कह सकते हैं, ही वॉज रिटायर्ड आई.ए.एस. ऑफिसर, जिनको बेसिकली यहाँ पर 243I के अंतर्गत आपको राज्य वित्त आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सर जी.एस. मिंज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। नाउ यहाँ पे फर्दर यदि हम डिस्कस करें, राज्य निर्वाचन आयोग भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन कई बार डिस्कस किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA। ये 2 आर्टिकल हैं जहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत में सभी प्रकार की बॉडीज का इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो आपको याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब देखें तो पंचायत के लिए सारी चीजें तैयार करना ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एज ऑफ नो, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, पहला कौन था, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन, पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो याद रहे, राज्य निर्वाचन आयोग का अपॉइंटमेंट करता है, दैट इज अपॉइंट बाय गवर्नर। तो आपका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय गवर्नर। हालांकि इसको हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस वन, लेकिन इनको रिमूव करने की जो शक्तियां हैं वो गवर्नर के पास नहीं होती हैं। जैसे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उसी प्रोविजन के हिसाब से यहाँ पे इनको हटाया जाता है, तो थिंग्स आर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज दैट, एक आपसे पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चुनाव चिन्ह जो है बांटे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखिए, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ पर कोई पार्टी इलेक्शन नहीं होती, मतलब कोई पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती। एक प्रकार जैसे निर्दलीय चलता है वैसे चलता है। ठीक है, लेकिन जब मामला जाता है आपका शहरी पंचायत के लिए, तो उस कंडीशन में ज़रूर देखा जाए तो वहां पर दलीय इलेक्शन होते हैं, पार्टी वहां पार्टिसिपेट करती है। थोड़ा बेसिक है जो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नाउ राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहां पे जो पहला राज्य निर्वाचन आयोग जो गठित किया गया है
उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो हालांकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं पंचायत में कि पंचायत में इलेक्शन कैसे होता है, जो निर्विरोध चुने जाते हैं, फिर उसके बाद में जो पहला जब कोई पहला मेंबर होता है, जो पहला जो मान लीजिए आपने पंच के लिए आपने अप्लाई किया, तो पहली जो जिस इंसान ने अप्लाई किया उसको कौन सी वो मिलेगा, पहले को बाल्टी मिलती है, सरपंच से पहले वाले को टेबल मिलती है, जनपद सदस्य को पहली बार श्याम पट्टी मिलती है, जिला पंचायत सदस्य जो पहला वाला प्रत्याशी होता है उसको टेबल पंखा मिलता है। तो ये सारे प्रोविजंस बेसिकली बनाए गए। तो ये इलेक्शन के दौरान ये प्रोविज़न डिस्कस किए आते हैं, इलेक्शन के दौरान ये प्रोविज़न डिस्कस किए आते हैं कि जो पहला मेंबर होता है, फर्स्ट कैंडिडेट जो होता है, उसको क्या दिया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिस वॉज आस्क्ड सेवरल टाइम्स। तो ये जरूर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्शन में पहले कैंडिडेट को क्या सिंबल मिलता है, पहले कैंडिडेट का सिंबल क्या होता है, ये आप लिख लीजिए। यदि हम पंच की बात करें, जो पहला पंच कैंडिडेट होगा उसको क्या सिंबल मिलेगा, ये फिक्स है, ये मिलता है बाल्टी। मैं हिंदी में लिखता हूं बाल्टी, बकेट। सेकेंड जो है सरपंच, सरपंच का जो पहला उम्मीदवार होगा उसको क्या मिलेगा, इसको मिलता है टेबल, और ये फिक्स है कि पहले वाले को टेबल मिलेगा। दूसरे का भी फिक्स है, कांच ग्लास मिलता है। जनपद पंचायत का जो सदस्य होता है, जनपद पंचायत का इलेक्शन भी नॉन पार्टी होता है, यहाँ पे कोई पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत सदस्य का जो इलेक्शन पार्टिसिपेट आप करते हैं, तो पहले नंबर को मिलता है श्याम पट्टी। श्याम पट्टी मतलब ब्लैक बोर्ड, ऑलराइट। और जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत का जो पहला कैंडिडेट होता है उसको क्या अलॉट किया जाता है, दैट इज टेबल पंखा। क्या बोलते हैं इसको, टेबल पंखा टेबल वाला होता है, दैट्स नॉट लाइक सीलिंग फैन, दैट्स टेबल फैन, टेबल पंखा बोलते हैं। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो फिलहाल डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। डिस्कशन फर्दर डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, बिकॉज लाइट हमारे यहाँ गोल हो गई है, काफ़ी देर से है। तो फिर दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम कि हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो क्लास बीच में खत्म हो जाएगी। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तो तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।